मैं हूं अंकित अवस्थी और आज आप मेरे साथ में जिन्हें फ्रेम साझा करते हुए देख रहे हैं वो इस समय राजस्थान के अंदर सेलिब्रिटी बने हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। प्रेरणा इसलिए क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने अपने जर्नलिज्म को बहुत ईमानदारी से जब करने का प्रयास किया तो सरकारों को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। सरकारें सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं से बनी और जिम्मेदारी तय करने के लिए जो विपक्ष था, ये दोनों ही सवाल के दायरे में इकट्ठे हो गए। आरोप प्रत्यारोप से परे जब ये बात सामंजस्य स्थापित करने की रही हो कि न केवल सत्ता पक्ष अपितु विपक्ष को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, इतना ही नहीं, निर्दलीय भी अगर कोई इस दायरे में आता है तो उससे भी सवाल किए जाएं। ऐसा करते हुए आज जो हमारे साथ उपस्थित हैं वो हैं अवधेश आकोदिया जी, जिन्होंने दैनिक भास्कर की तरफ से एक स्टिंग करते हुए विधायकों को एमएलए लेड से कमीशन स्वरूप धनराशि मांगते हुए ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया। आज हम उनके साथ में जानेंगे कि कैसा रहा उनका यह पूरा काम, क्या चुनौतियां रही और क्या उन्हें अभी भी चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि बहुत से आपसे दर्शक ऐसे होंगे आप में से जिन्हें उनका यह कार्य निश्चित ही प्रेरणा दे रहा होगा, जिन्हें यह भावना पैदा कर रहा होगा कि वो इस तरह के और व्यक्तित्व चाहते हैं समाज में, ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी में रहकर कार्य करे। एमएलए लैड के 5 करोड़ रुपए अगर साल के मिलते हैं जनता पर खर्च करने के लिए एमएलए को, तो वो उन्हें पूरी जिम्मेदारी से खर्च करे। इतना ही नहीं, विधायक के अतिरिक्त भी अगर कोई सरकारी अधिकारी उस पूरी व्यवस्था के अंदर बाधा बनता है तो आप जैसे जागरूक नागरिक उसे कैसे जिम्मेदारी के साथ जोड़ सकते हैं। इसी क्रम में हम स्वागत करते हैं अवधेश अकोदिया जी का। अवधेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। थैंक यू सर। आपने जो कार्य किया उसकी सराहना अब चूंकि सब जगह हो रही है, तो मैं टू द पॉइंट आता हूं और आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया सर कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं? प्रेरणा क्या थी इस कार्य की? अंकित जी देखिए, चूंकि मैं दैनिक भास्कर में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ही करता हूं, तो मैं इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको खोजता रहता हूं, लोगों से मिलता रहता हूं। तो एक जनरल परसेप्शन था लोगों का कि जो एमएलए लेड होती है उसमें जो एमएलए होते हैं वो कमीशन लेते हैं। ये बिल्कुल जनरल परसेप्शन है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ किसी से नहीं है। अब सबको बताया, सवाल ये था कि उसमें कितना लेते हैं। तो मैंने जब इसमें गया थोड़ा पता किया तो पता लगा वो 30 से 40% तक लेते हैं। तो ये मैं करीब 20 साल से जर्नलिज्म में हूं, तो मेरे लिए भी चौंकाने वाला था। तो जब मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट इस बात पे मुझे आश्चर्य हुआ, तो मुझे लगा कि ये बात जनता को और सरकार को पता होनी चाहिए कि जिन्हें आप लॉ मेकर मानते हैं, जिन्हें आपके क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का भाग्य विधाता बनाते हैं, वो किस हद तक करप्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये स्टोरी का जो है वो आइडिया आया। फिर सारी चीजें इसमें आगे डेवलप होती गई। अवधेश जी, मेरे दो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि कमीशन लेते हैं। समाज में इसकी जो स्वीकार्यता, स्वीकार्यता ने भी कहीं ना कहीं आपको परेशान किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने भ्रष्टाचार को एक अभिन्न हिस्सा मान लिया है सिस्टम का कि ये तो होगा ही। लेकिन जो 40% वाला फिगर है, अगर आपने थोड़ा भी सराउंडिंग खबरों को कवर किया हो तो आप देखेंगे सर कि बेंगलोर से, यानी कि अपने कर्नाटक से भी एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर 40% कमीशन खोरी एक ट्रेंड बना था कि सरकार में 40% कमीशन चल रहा है। आप उससे इसे रिलेट कर पाए कि अगर राजस्थान का भी ऐसे ही जिक्र बाहर निकल कर आएगा तो ये क्या ऐसा तो नहीं है पूरे देश में ही एमएलएज ने मिलकर के एक 40% का स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई हम तो 40% कट लेते हैं? क्या इस पर कोई ऑब्जर्वेशन बना था आपका? बिल्कुल, जो आप बेंगलोर वाला बता रहे हैं वो चीज दिमाग में थी। जब मैं इस पे पूरा आरएनडी कर रहा था तो वो बात दिमाग में थी बिल्कुल। और ये मेरे लिए चौंकाने वाला इसलिए था कि जो एमएलए लेड होता है, बाकी काम में आप करते हैं समझ में आता है। एमएलए लेड, उसमें वो नाम से विधायक निधि है, लेकिन आपकी निधि नहीं है। वो जनता का पैसा है, जनता का काम करने के लिए पैसा है। और वो स्पेशली राजस्थान में हर एमएलए को 5 साल में 5 करोड़ रुपए इसलिए मिलते हैं कि ऐसे काम जो सरकार जो एनुअल बजट देती है, जो अलग अलग योजनाएं हैं, उनमें नहीं हो पाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आप इस पैसे से उस काम को करवा दें। अब इस पैसे को आप उस काम करने की जगह आप करप्शन में यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल चौंकाने वाला था। और किस लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है सर, अब इसमें एक काउंटर क्वेश्चन साथ में ही ऐड हो रहा है, असल में एक जिज्ञासा से बना क्वेश्चन है। चूंकि आप ये कार्य 20 साल से कर रहे हैं
और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जब होते हैं तो आपके बारे में लोगों तक खबर पहले से होती है कि ये व्यक्तित्व जब सामने आएगा तो थोड़ा इससे संभल कर रहना है। क्या आपको राजस्थान के इन विधायकों में से किसी ने नहीं पहचाना कि ये अगर मेरे सामने आ रहे हैं तो इनकी नीयत क्या हो सकती है? बिल्कुल अंकित जी, ये मेरे एक मित्र है, उन्होंने ये जब मैंने ये स्टोरी की तो जब उनका फोन आया दिन में तो ये कमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि आप यार काहे के पत्रकार हो, एमएलए तो आपको जानते नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, सीरियस नोट में हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ आपको। मैं जी। सारा अपना जो काम है बहुत लो प्रोफाइल रहते हुए, क्योंकि काम इस तरह का है, आप बहुत ज्यादा ओपन हो हुँ, जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत हुँ, करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बातचीत करेंगे तो आपका चेहरा आइडेंटिफाई हो जाएगा। हुँ, तो मैं अब चुपचाप हुँ, अपना हुँ, काम करता रहता हूँ। और हुँ, काफी सारे एमएलए मुझे जानते भी हैं, फिर भी जानते हैं क्योंकि इतने साल हो गए। हुँ, कई जो हुँ, हुँ, सीनियर लीडर हैं वो तो जानते ही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही था कि मुझे ऐसे लोगों के पास जाना है जो मुझे पहचाने नहीं। तो ये इत्तेफाक है कि हुँ, ये लोग मुझे नहीं पहचान पाए और करीब 6-7 महीने तक इनके संपर्क में रहा और किसी को भी हुँ, डाउट नहीं हुआ ना, जो मेरी आइडेंटिटी है ओरिजिनल और जिस आइडेंटिटी को हुँ, बना हुँ, के मिला वही समझते रहे और हुँ। आगे बातचीत करते रहे। क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से और जो क्या बोल सकते हैं आप इसको, डिजिटल मीडिया में, क्योंकि अब खबर चूंकि डिजिटल में चल रही है, प्रिंट से डिजिटल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रिंट फेसलेस होके काम कर रहा होता है और डिजिटल फेस दिखा के काम कर रहा होता है। ऐसे में प्रिंट के पास ये ताकत थी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में बहुत छुप के काम कर पाए, और आजकल जो डिजिटल चलने लगा है उससे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपका चेहरा जब बहुत ज्यादा रिवील हो जाएगा तो इससे आपको काम करने में चुनौतियां होंगी। लेकिन हाँ, माध्यम बहुत सारे हैं। आप अपने नीचे बहुत से ऐसे साथियों को साथ ले सकते हैं, सहसाथियों को साथ ले सकते हैं जो आपके इस कार्य में मदद करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, मैं अब आपसे एक और बेसिक क्वेश्चन जानना चाहूंगा, क्योंकि ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जब आप इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे, कोई भी प्रकार का भय आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूं इसके रिपरकर्शंस भी कुछ हो सकते हैं? क्योंकि इनमें से बहुत से विधायक, सांसद जिनके भी आप संपर्क में आए होंगे, इन पर आपराधिक मुकदमों का भी एक इतिहास रहा है। मतलब किसी ना किसी पर कोई ना कोई प्रकार का आपराधिक मुकदमा मिलना आजकल हमारी राजनीति में एक सामान्य घटना मानी जाती है। क्या इस प्रकार का कोई भाव? अंकित जी देखिए, मेरा फर्म बिलीफ है एक चीज पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। फिर भी क्योंकि ये रिस्की काम था, तो जो रिस्क हो सकती थी उनको मैंने खुद ने, हम्म, और ये स्टोरी को ओपन किए बिना जो अलग अलग हम्म, फील्ड के लोग हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं सीनियर्स जो मेरे नॉन हैं, कुछ पत्रकार हैं जो मेरे नॉन हैं, मेरे बॉस जो नेशनल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, एलपी पंत सर, उनसे, तो जो रिस्क हो सकते थे उनको मैंने कवर करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल रही, तो ये स्टोरी हो पाई। हम्म, डर नहीं था मन में, भय नाम की चीज नहीं हम्म, थी, ये जरूर था कि ये इसमें चुनौती हो सकती है, इसको कैसे काउंटर करना है, ये इसमें रिस्क हो सकती है, इसको इसमें कैसे इस ट्रैप में अपन नहीं फंस जाएं। इन चीजों का हम्म, ध्यान जरूर रखा। रिस्क थी। और अभी भी जितने लोग फोन फोन करते हैं, बधाई देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं या पर्सनल मैसेज करते हैं, हम्म, फोन करते हैं, वो एक एक चीज, एक मशवरा बिल्कुल लास्ट में जरूर देते हैं, यार सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हाँ, हाँ। नहीं, वो जो शुभचिंतक हैं, सही मायने में वो चिंता इसी बात की कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें और इस तरह से आने वाले समय में ये काम करते रहें। लेकिन चूंकि मेरा परिप्रेक्ष्य आपसे प्रेरणा प्राप्त कर चुके जो युवा हैं, जो आप ही के पथ पर चल करके निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि कल को उन्हें भी समाज के निर्माण में योगदान देना है, वो इस प्रेरणा को समझ के साथ लें जो आपने अभी दी, कि आपने अपने साथ वालों को, अपने से सीनियर्स को इस विश्वास में लिया कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, जिन पर आपको ट्रस्ट था कि मेरी खबर लीक नहीं होगी, या फिर जिनसे आपको यह पता था कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है किसी भी ऐसी आपातकाल स्थिति में, तो ये लोग मेरे साथ में संपर्क में रहेंगे। ये हर वो संभव प्रयास करने से जो नए जर्नलिस्ट साथी हैं, जो आपसे सीखकर प्रेरणा लेने वाले हैं, वो ये मान करके चलें कि जर्नलिज्म एक बहुत खतरे से किया गया कार्य है। ये बात सही है कि तुलसीदास जी ने कह रखा है और तुलसीदास जी ने लिख रखा है बेसिकली, हम उसको मानकर चलें, लेकिन निश्चित ही हम यथासंभव इस बात का ख्याल रखें कि आपके ऊपर आई आपदा का प्रथम सामना आप करते हैं, और जब आप सामना करते हैं तो साइकोलॉजिकली आप पहले डिफेंसिव मोड में भी साथ चल रहे होते हैं।
ये एक जनरल परसेप्शन है, ये क्लियर करना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि आप इस समय प्रेरणा का कारण बन रहे हैं। एक और मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है, जब आपने ये किया, एक तो था करने से पहले का भाव, एक हो जाने के बाद का भाव। हो जाने के बाद के भाव में बहुत से लोग आपके साथ निकल कर आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत नुकसान होने वाला है। और अभी आपके पिटारे में ऐसी बहुत सी खबरें और भी हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का है। ऐसे में भय का भी एक लेवल बढ़ता चला जाता है। क्या आपके परिवारजनों को और आपके जो शुभचिंतक हैं, उन्हें इस बात का मन में ऐसा कोई भय पनपा कि नहीं, अब इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जानी चाहिए, या फिर इस तरह से इनको अब पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए? इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया। अंकित जी देखिए, जो मेरे परिजन हैं या जो मेरे मित्र हैं वो मेरी फितरत जानते हैं अच्छे से, तो उनको चिंता उनको है हम्म, बिल्कुल। लेकिन भय जैसी हम्म, स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा हम्म, रिएक्शन नहीं आया। जैसे मान लीजिए कोई फोन कॉल आया हो मेरे पास किसी का भी, जो एमएलएज हैं हम्म, जिनका स्टिंग हुआ वही नहीं, उनके उनके किसी सपोर्टर का, वो भी मेरे पास नहीं आया है। कोई मेरा पीछा कर रहा हो वैसा भी नहीं हुआ है। हम्म, तो ऐसा कुछ होगा तो उस बारे में मैं खुद भी सोचूंगा और जो मेरा संस्थान है ठीक वो है, भी सोचेगा। उस बारे में ये सारी ठीक है। चीजें पहले ही सोच ली गई थी। लेकिन इसमें मैं इंटरेस्टिंग चीज जोड़ना चाहता हूँ, वो बीच में रह गई। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो विधायक मुझे नहीं पहचाने। एक एक हम्म, चैलेंज और था मेरे सामने, क्योंकि विधायक कोई हम्म, सामान्य शख्सियत नहीं होती है। आप उसके हम्म, बाद आप उसके क्षेत्र में जाएंगे, चाहे जयपुर में वो जहां वो रहता है वहां जाएंगे, तो काफी लोग हम्म, मिलने आते हैं। हम्म, मिलने वालों में कुछ पत्रकार भी होते हैं। तो ये संकट मेरे लिए हमेशा हाँ, था कि एमएलए तो मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन इनके पास आने हम्म, वाले लोग, इनके पास आने वाले लोग जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं, उन्होंने किसी ने पहचान लिया तो मुझे किस तरह से इसको डील करना है। ये सावधानी मैं हमेशा बरत हम्म, के चल रहा था, और कोशिश ये करता था हम्म, कि भीड़ भाड़ हो तो मैं नहीं मिलूं, मैं दूर रहूं। मैं तब मिलूं तब थोड़ा वो अकेले रहें, एकांत में रहें। हम्म, तो ये एक चीज मैं हम्म, बीच में ऐड करना चाहता था। सर, इसमें अब एक सवाल थोड़ा काउंटर तरीके से आपके सामने आ रहा है, और वो जो कि एक दिमाग में उठने वाला वो सवाल है, जो कहीं ना कहीं पूर्व के पत्रकार साथियों पर लगे आरोपों से निकल कर आता है। इसलिए इस सवाल को भी आपको आंसर करना चाहिए। सवाल ये जी कि कई बार पत्रकारों की समाज में एक इमेज जाती है कि ये लोग बार्गेनिंग करने जाते हैं। तो कई बार अपना काम कराने के लिए ये कुछ ऐसी रील्स, कुछ ऐसे कंटेंट को पकड़ कर चलते हैं जिससे कि ये जनप्रतिनिधि पर दबाव बना सके और बनाकर अपने काम सुलझा सकें। आप भी समझ रहे होंगे, बहुत से ऐसे पूर्व में जर्नलिस्ट रहे हैं जिनका नाम इन चीजों में जुड़ा है, और आज भी, क्योंकि मैं सरकारी सेवा में रहा हूं और मेरे पास भी बहुत से ऐसे पत्रकार आते थे कि साहब, आपके इस क्षेत्र में ये काम हो रहा है, हम इस खबर को चला देंगे, अगर आपने चलवाने रुकवाना चाहते हैं तो ये होगा और ये होगा। मतलब एक बहुत ही पत्रकारिता में काम करवाने का भी एक तरीका उत्पन्न होता जा रहा है। सर, इस बारे में एक सोशल मीडिया पर बात और चल रही है अवधेश जी, कि आपने बहुत सारे विधायकों का स्टिंग किया था, उनमें से कुछ विधायक मैनेज हो गए, जो बचे वो आपने पब्लिक कर दिए। इस पर आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया अवश्य दें। जी अंकित जी देखिए, मुझे 3 विधायकों का स्टिंग करने में करीब 7 से 8 महीने लगे, और ये हम्म, संख्या मेरे लिए ज्यादा होती तो ये खबर और ज्यादा धमाकेदार होती। तो मेरे लिए बीइंग ए जर्नलिस्ट, खबर बड़ी होना ज्यादा मायने रखती है। अब हम्म, इतिहास में किसी ने क्या किया है, अभी कोई क्या कर रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझते हैं, जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, उनको अच्छे से पता है कि मैं किस नेचर का हूँ और मेरा संस्थान किस नेचर का है। तो वो ऐसी चीजें वहां पर, मतलब कोई 0% गुंजाइश भी वहां पर नहीं है बिल्कुल भी। तो 3 ही विधायक थे, और जैसा मैंने आपको बताया, इनका स्टिंग करने में ही 7 से 8 महीने लगे। तो ये 50 एमएलए का करने में मुझे कितने साल लगते, वो हम्म, यदि कर पाता मैं, तो ये 50 का एक साथ ही हम्म, फिर होता। क्योंकि भास्कर जिस हम्म, एग्रेसिव नेचर के साथ खबरों को करता है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम होता है इसमें, वो उतना ही ज्यादा हम्म, इम्पैक्ट इसका दिखता। 50 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 25% ऑफ राजस्थान असेंबली। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। प्रूव हो जाता कि सारे एमएलए ऐसा करते हैं। तो ये संख्या मेरे पास होती हम्म, तो ये मेरे लिए वाकई में गौरव की बात होती। और बहुत लेकिन सही। संख्या सिर्फ 3 थी, और उसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखा गया था अंकित जी, कि ये डे हम्म, 1 से क्लियर था, और जो मेरे बॉस हैं उनकी तरफ से भी ये बिल्कुल क्लियर मैंडेट था कि अपने को तीनों कैटेगरी मींस राजस्थान में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अगला अदर्स, सवाल मेरा यही था। हम तीनों कैटेगरी मस्ट है। वरना
आपका इंटेंशन नहीं है कोई एजेंडा चलाने का, लेकिन मैसेज ये जाएगा कि आप किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा दो तरह से होता है। आप इंटेंशनली चलाते हैं और बाई चांस ऐसा लगता है कि बाद में लगता है, लोगों को लगता है कि एजेंडा है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर था। एग्जैक्टली हमारा, हाँ, हमारा जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि जो एमएलए लेड का पैसा है उसमें किस लेवल का करप्शन हो रहा है, सिस्टम को और सरकार को और लोगों को ये बताना था। उन लोगों को बता दिया है। 3 ही एमएलए थे, अब किसी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं आने वाली है, ना कोई खबर आने वाली है, कोई अधिकारी भी नहीं है। 3 एमएलए थे, 2 अधिकारी थे। तो मतलब इस वीडियो को देख करके अधिकारी विधायक सुकून की नींद सो सकते हैं कि अभी अवधेश जी का ध्यान हट चुका है, अब किसी और मिशन पे हैं। फिलहाल के लिए इसमें और कोई सब्सिक्वेंट पार्ट 2 नहीं आने वाला है। फिलहाल के लिए उन्हें आप ये राहत दे रहे हैं, मतलब ये बड़ी बात है साहब। जी अंकित जी, देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ निश्चिंत रह सकते हैं, वो कर रहे हैं तो करना बंद कर दें। ये जरूर कह रहा हूँ उनसे, नहीं करना ही ज्यादा ठीक बिल्कुल है। सही है। जैसे असल कोई में जिम्मेदार, आपने उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया, अब उन्हें समझा दिया कि देखो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है। ये बड़ा सवाल बिल्कुल हो है। अब सकता एक है। और मैं क्वेश्चन नहीं सर, करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा कोई साथी करेगा। कोई और साथी बिल्कुल होने करेगा, की बिल्कुल। गुंजाइश है, आप गलत करेंगे तो कोई ना कोई पकड़ेगा आपको। गलत करने वाले को डरना चाहिए, क्योंकि जनता के सेवक हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है सर, जब आप ये सारे फैक्ट कलेक्ट कर रहे थे, तो कलेक्शन के दौरान आपके इंटेंशन मैलाफाइड थे या आप उन्हें फंसाना चाहते थे? इस तरह का भी आपके ऊपर सोशल मीडिया पर एक आरोप चल रहा है। हमने कल एक निर्दलीय जो विधायक हैं रितु बनावत जी, उनसे बात की थी और उनका कहना था कि मेरे पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है या फिर उनके पास भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जहां मैंने वर्क ऑर्डर दिया हो या मैंने पैसे लिए हो। और जो उनके पति हैं, वो इसलिए इस पूरे काम को कर रहे थे ताकि वो ये जान सकें कि किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो एमएलए लेड का पैसा खत्म ही हो चुका था। सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल अंकित जी, देखिए ये हम भास्कर में भी क्लियर कर चुके हैं वैसे एक दिन पहले। तो उसमें देखिए जो बयाना की एमएलए ऋतु बनावत, वो ये कह रही हैं कि ना मैंने लेटर दिया, ना मैंने पैसे की कोई बात की, ना मैंने कमीशन की कोई बात की। तो ये तो हमारी न्यूज में है ही नहीं। जो बातचीत उनसे हुई है, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बार तो बजट नहीं है, खत्म हो गया है। और जो सीईओ हैं भरतपुर के, उन्होंने मना भी किया है इस काम को देने के लिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने पिछले साल एक काम दिया था इस तरह का 30 लाख रुपए का। तो एक एक लीड तो मेरे को वहां से मिली बातचीत में कि पिछले साल उन्होंने इस तरह का काम दिया था, उस पर काफी सारी दिक्कतें आई थी पेमेंट को लेके। ये उन्होंने क्लियर एक्सेप्ट वहां पे किया। तो इस साल तो मेरे पास बजट नहीं है, अगले साल मैं एक बार उनसे पूछूंगी सीईओ से, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में, मैं तैयार हूं देने के लिए, यदि वो हाँ कर देंगे तो। फिर मेरी बात होती है जो उनके हस्बैंड हैं ऋषि बंसल, उनसे। वो मैं उनसे पूछता हूँ, सर जो पिछली बार आपने काम दिया था वो किस तरह से दिया था, क्या सिस्टम था उसमें? तो उनका जवाब होता है कि वो आपको ज्यादा पता है, आप काम करते हैं, आपका क्या सिस्टम रहता है? तो मैंने बताया कि सर हम तो 30 से 35% देते हैं, बताइए आप। अच्छा नहीं, ये रहता है सिस्टम। तो और आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम आपको 40% दे सकते हैं, लेकिन वो पहली बार ही देंगे, बार बार नहीं देंगे। आप यदि हर साल काम देने का कमिटमेंट करते हैं तो पहली बार में आपको 40% दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो उनके स्टाफ है, मेरे को नहीं पता था वहां पे कि स्टाफ है, सचिन नाम का एक शख्स था, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि यार कितना बजट बचा हुआ है? तो उन्होंने, सचिन ने बताया कि 40 लाख रुपए बचा हुआ है। तो ऋषि बंसल मेरे से कहते हैं कि सर 40 लाख बचा हुआ है, आप वो सीईओ से बात कर लीजिए, तो हो जाता है तो मैं तैयार हूं करने के लिए। फिर मैं उनको टोकन अमाउंट देता हूँ 50,000, वो मेरे को लौटा देते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं लगता, जब आपका काम होगा तब देखेंगे। यही सारा के सारा जो कन्वर्सेशन है, ये जो भास्कर में न्यूज प्रिंट हुई है उसमें है। तो ये बातचीत है, उसमें क्लियर लिखा है कि जो ऋतु बनावत है उन्होंने कहा था कि हमारे पास बजट नहीं है इस बार। फिर उनके हस्बैंड ने 40 लाख रुपए की डील की। डील का मतलब यही होता है ना कि आपने अमाउंट फिक्स कर लिया, आपने कमीशन फिक्स कर लिया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीईओ से बात कर लीजिए। ठीक है, ये मतलब आपका वो पहलू है, क्योंकि कल जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उनका एक तरह से कहना था कि आप उनके मुंह में शब्द दे रहे थे, क्योंकि आप शब्द देने से मतलब था कि आप उनको थॉट के लिए फॉर्डर दे रहे थे कि सर 40% बनता है, सर आप ये पैसा ले लीजिए। वो एक तरह का वीडियो जब मैंने कंप्लीट देखा तो वो कुछ हद तक, अगर इस एंगल से देखा जाए कि आप उनके तरफ दाना डाल रहे थे, वो दिखता है, मतलब कि आप उनको लुभाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, वो उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट बनता है। इसीलिए मैंने आपसे ये वाला सवाल पूछा कि आपकी उस समय क्या वो प्रतिक्रिया थी। एक सवाल और था सर, भास्कर में 6 महीने पहले के अराउंड, अगर मैं सही हूं, एग्जैक्टली आप मुझे करेक्ट करिएगा, जो नागौर के जो विधायक हैं, खींवसर से जो विधायक रहे,
उनके बारे में भास्कर ने अवैध खनन के लिए एक खबर की थी। भास्कर पहले उन पर अवैध खनन की खबर करता है, उसके बाद में फिर आप ये इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। सर, कोई निजी राइवलरी थी या फिर ये बार-बार रडार में आ रहे थे? नहीं देखिए अंकित जी, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं जो पहले क्लियर नहीं हो पाई थी। ये 3 एमएलए कौन है, ये खबर प्रिंट होने के एक दिन पहले तक सिर्फ मुझे पता था, सिर्फ मुझे पता था। और मैं, क्योंकि ये तीनों मुझे नहीं जानते थे, तो मैं भी उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। मैं रैंडमली करीब 10-12 विधायकों से मिला, उनमें से जो मेरे को जानते और पहचानते नहीं है, ऑब्वियसली उन्हीं लोगों से मिलना मिलना था मुझे, टारगेट पे वही थे। तो इन लोगों से मिला, इन्होंने इनिशियल जो बातचीत थी उसमें इंटरेस्ट शो किया, तो वो बात आगे बढ़ती गई। तो इनसे मैं रिपीटेडली काफी बार मिला हूं। जैसे ऋतु बनावत भी बता रही थी, करीब 6 महीने से कांटेक्ट में थे, बयाना भी आए थे, जयपुर भी आए थे। हाँ, ऋतु बनावत से मैं पहली बार बयाना में उसी दिन मिला था जिस दिन का पूरी वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन उनके हस्बैंड से पहले भी मिल चुका हूं मैं, फोन पे भी बातचीत हुई है मेरी उनसे, यहाँ जयपुर भी गया हूं मैं, तो काफी मैंने फॉलो किया था। तो जो चॉइस ऑफ एमएलए है वो इंडिविजुअल मेरा फैसला था, इस बारे में किसी का कोई दखल भी नहीं था। और मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि अपने को 3 कैटेगरी में कवर करने हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अदर्स। उन 3 में ऐसे लोग जो मुझे जानते और पहचानते नहीं है। तो इनसे इनिशियल जो बातचीत हुई वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, तो इसलिए वो बातचीत मैच्योर हो गई, डील कंप्लीट हो गई। बस इसमें इतना ही है। और इसमें जो भी कैलकुलेशन है, जितने भी सारे बातें बताई जा रही हैं, उनमें कोई उनका कोई आधार नहीं है किसी भी तरह से। हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं और आखिरी पड़ाव में सर एक सवाल ये कि आपकी बातों में एक चीज और ऑब्जर्व आई और वो ये कि ये विधायक वो थे जो आपको नहीं पहचान पाए। सामान्यतया पत्रकारों की और विधायकों की या मंत्रियों की एक निजी पहचान होती है क्योंकि लंबे समय तक आप लोग ही उनकी सूचनाओं को जनता तक ले जाने वाले लोग होते हैं। ऐसे में जब विधायक आपको पहचान रहे हैं या फिर वो पूर्व के बड़े विधायक हैं या मंत्री जी जो लोग हैं, सर उन तक तो कभी ऐसा संभव हो ही नहीं पाएगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पहुंच पाए। क्या मैं इसको इस तरह से लूं? क्योंकि जो नहीं पहचान पाए वो आ गए, फंस गए, और जो पहचान गए वो बच गए। उनके लिए आपकी पहचान एक तरह से फायदा दे गई, उनके कैरियर को बचा गई और उनके बारे में चीजें निकल कर नहीं आई। तो उसके लिए क्या और तरीके हो सकते हैं और आप उसे कैसे देखते हैं? इस पर अपनी एक बार प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल, देखिए अंकित जी, किसी भी करप्शन को एक्सपोज करने का स्टिंग ही एकमात्र तरीका नहीं है, काफी सारे तरीके हैं। मान लीजिए कोई मंत्री कोई करप्शन कर रहा है, तो मंत्री का करप्शन तो डॉक्यूमेंट में भी दिखता है। तो आप डॉक्यूमेंट, यदि आप सीरियसली उस पर काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ सारी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, और आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे, तो आप ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और केवल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कि इसमें करप्शन हुआ है, और वो भी इक्वली इतना ही इंपैक्टफुल होगा जितना स्टिंग होता है। तो स्टिंग तो इसलिए था कि ये पूरा प्रोसेस बताना था कि किस तरह से डील होती है, किस तरह से लेटर देते हैं, किस तरह से टोकन अमाउंट लेते हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप का एक काम था। लेकिन करप्शन को एक्सपोज करने के लिए और भी कई सारे तरीके हैं। उसमें आपका चेहरा पहचानते हो, क्योंकि आपको मिलना ही नहीं है उनसे, आपको वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जिनसे एस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ, यहाँ पर करप्शन हुआ है। और मंत्री और नेता ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होता है, क्योंकि उनका तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो वहां यदि आप पकड़ लेते हैं तो वो भी उतना ही इंपैक्टफुल और पावरफुल होता है। ठीक है, आखिरी सवाल। चूंकि इस सारी घटना के एविडेंस आपके पास हैं और मैं मानता हूं कि वो सुरक्षित भी होंगे, आप बड़े संस्थान के साथ काम करते हैं तो उन्होंने पूरी इस बात का ख्याल भी रखा होगा। ऐसे में आने वाले समय पर अगर इन बातों पर मुकदमा होता है तो आप उसमें एक पार्टी होंगे। जी। ऐसे में आप जब पार्टी बनेंगे तो आपके एविडेंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो, ताकि जो लोग गुनहगार हैं उन्हें सजा मिले और जनता को न्याय की स्थापना केवल एक ब्रेकिंग न्यूज तक ना दिखे, अपितु वो अंत तक सलाखों के पीछे देखे जाएं। क्योंकि इसमें करप्शन के केस में 7 साल तक की सजा का तो प्रावधान 420 के केस में ही बनता था पुराने समय में। ऐसे में मैं आपसे चाहूंगा कि आप उन सभी तथ्यों के साथ पूरी मजबूती के साथ तैनात रहें और पूरा जो आपको सुनने वाले दर्शक हैं वो भी चाहेंगे कि ये केवल एक खबर, ब्रेकिंग खबर बन के ना रह जाए, ये आगे चल करके आपको इतनी मजबूती दे कि आप इस पूरे मसले को लेकर आगे तक जाएं। और तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं और जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं वो आपसे ऐसे ही आगे भविष्य में प्रेरणा लेते रहें और आप अपने काम को इतनी ही मजबूती से करते रहें। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी अंतिम कोई प्रतिक्रिया हो तो अवश्य दें।
बिल्कुल अंकित जी, आपने आपने समय दिया, मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का मंच दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बहुत क्लियर है, मेरे पास जो सारे एविडेंस हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो सुरक्षित हैं, और कोई भी एजेंसी वो लेगी तो जो लीगल प्रोसीजर है उसके लिए मैं देने को तैयार हूं। आगे कोई केसेज वगैरह होते हैं, कोर्ट तक मामला जाता है, तो उसको फेस करने के लिए भी मेंटली मैं पहले से ही तैयार हूं। मुझे पता था कि इस तरह के रिएक्शन इसमें होंगे। बहुत जी बहुत आपका जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।